हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होम्योस्टैसिस के बारे में। होम्योस्टैसिस इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। एज वेल एज होम्योस्टैसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एज डॉक्टर्स हमें पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन से। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट हो, यानी कि वो बार बार चेंज ना करे। ठीक है, तो दैट इज नोन एज होम्योस्टैसिस, यानी कि स्टेबल स्टेट को हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं, जो हमारी स्टेबल स्टेट है। ठीक है, और इसको मिलियो इंटीरियर नाम दिया था क्लॉड बर्नार्ड ने। ये याद रखना है कि क्लॉड बर्नार्ड ने होम्योस्टैसिस को मिलियो इंटीरियर बोला। अब जो हम यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि जो हमारी सेल्स प्रेजेंट है वो उनके बाहर जो फ्लूइड है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब वो कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि होम्योस्टैसिस मेंटेन है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट से मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या आता है? एक तो ब्लड, हमारी सेल्स के बाहर या तो ब्लड होता है या और सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। ठीक है, अब आते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम पे। तो होम्योस्टैटिक सिस्टम के तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला सेंसर या डिटेक्टर्स या रिसेप्टर्स, दूसरा कंट्रोल सेंटर या इंटीग्रेटेड सेंटर, और तीसरा इफेक्टर्स। तो पहला सेंसर्स। सेंसर्स जो होते हैं वो कोई भी डेविएशन हो रही होती है अगर एक्टिविटी में हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो सेंस कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और मैसेज जो होता है उसे ट्रांसमिट करके कंट्रोल सेंटर पर भेज देते हैं। कंट्रोल सेंटर ये मैसेजेस सेंसर से रिसीव करता है और एक रिस्क कमांड जो होती है वो आगे इफेक्टर पे भेज देता है। और इफेक्टर जो होता है वो कमांड को कंट्रोल सेंटर से रिसीव करता है, और जो भी कमांड आई होती है, अगर एक्सेलरेट की आई होती है या इनहिबिशन की आई होती है, उस तरह से जो है एक्टिविटी करवाता है। या तो वो एक्टिविटी को एक्सेलरेट करा देता है या एक्टिविटी को बंद करवा देता है, जिससे कि नॉर्मल से वापस रिस्टोर हो जाती है। तो हम इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर नॉर्मल था, यानी हमारे अंदर जो है होम्योस्टैटिक इन्वायरमेंट था। ठीक है, उसके बाद कोई डिविएशन है, डिविएशन आई तो सेंसर ने वो डिविएशन जो है उसे रिकॉग्नाइज करा और अपने जो मतलब आगे ट्रांसमिट कर दिया इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर के पास दैट देयर इज सम डिविएशन इन द होम्योस्टैटिक इन्वायरमेंट। कंट्रोल सेंटर ने ये इंफॉर्मेशन लेके कमांड भेजी इफेक्टर के पास कि या तो वो इनहिबिट करे या फिर एक्सेलरेट करे। इन इफेक्टर के पास जो कमांड आई कंट्रोल सेंटर से, वो क्या क्या कमांड आ सकती है? या तो इनहिबिट करने की कमांड आ सकती है या फिर एक्सेलरेट करने की कमांड आ सकती है। तो जो भी कमांड है इफेक्टर ने उसको जो है आगे भेज दिया, जिससे जो है वो नॉर्मल सी रिस्टोर हो गई, करेक्शन हो गई, और नॉर्मल सी रिस्टोर हो गई तो वापस होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट बनी। तो इस तरह से हमारी बॉडी होम्योस्टैटिक इन्वायरमेंट मेंटेन करती है हमारे अंदर। ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि कोई डिविएशन होगी तो सेंसर जो है उसे सेंस करके कंट्रोल सेंटर पे भेजेगा, कंट्रोल सेंटर कमांड इफेक्टर को भेजेगा, इफेक्टर उस एक्टिविटी को इनहिबिट या एक्सेलरेट कर देगा, जिससे कि वापस होम्योस्टैटिक इन्वायरमेंट जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। अब ये होम्योस्टैटिक सिस्टम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल सेंटर ने जो कमांड भेजी है वो कब इनहिबिशन की भेज रहा है, कब एक्सेलरेशन की भेज रहा है? तो उसके लिए जो है हमारे पास फीडबैक सिग्नल्स होते हैं। तो या तो नेगेटिव फीडबैक हो सकता है या पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है। और तीसरा मैकेनिज्म जिससे होम्योस्टैटिक सिस्टम मेंटेन रहता है वो है फीड फॉरवर्ड। देखो यहाँ पे आ रहा है फीडबैक, फीडबैक, यहाँ है फीड फॉरवर्ड। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि ये फीडबैक से कैसे अलग होता है फीड फॉरवर्ड। ठीक है, फीडबैक सिस्टम दो है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो कोई भी चेंज को अरेस्ट करने के लिए या उसकी डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन हो, तो ऐसे कमांड भेजे जाते हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक में आते हैं। यानी कि अगर चेंज एक्स जो है वो एक्स इंक्रीज हो रहा था, तो नेगेटिव फीडबैक अगर आएगा तो अब एक्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज या तो अरेस्ट कर देता है, जो चेंज हो रहा होता है उसे बंद कर देता है, या फिर उस चेंज की डायरेक्शन रिवर्स कर देता है, ऑपोजिट कर देता है उस चेंज को। अगर कोई चीज ज्यादा बन रही है तो उसको कम बनाना शुरू कर देगा।
या फिर उसको बनाना बंद कर देगा। तो arrest the change or reverse the direction of change in homeostasis. So after receiving the effector sends negative feedback signals back to control system. Control center modifies the commands and attempts to maintain homeostasis. अब इसके दो एग्जाम्पल हैं, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, एग्जाम्पल टीएसएच एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। तो दो एग्जाम्पल है, एक तो हार्मोन सिक्रीशन जैसे कि टीएसएच हार्मोन और दूसरा रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। हम दोनों एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पहले एग्जाम्पल जो है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, एग्जाम्पल टीएसएच। तो टीएसएच एक्चुअली आपका होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और टीएसएच का फंक्शन क्या होता है? टीएसएच जो होता है वो रिलीज करवाता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। क्या आगे एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़ना है, बट स्टिल अभी इतना जान लो कि टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टीएसएच के रिलीज होने से थायरॉक्सिन रिलीज होता है, ठीक है। तो अब हम इस चार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस का है, यानी नॉर्मलसी का है। देखो नॉर्मल लेवल ऑफ थायरॉक्सिन है, कोई डिविएशन नहीं है, नो डिविएशन, तो नॉर्मल लेवल ऑफ थायरॉक्सिन ही मेंटेन है। तो ये हो गई हमारी होम्योस्टेटिक स्टेट, ठीक है। तो हम इसको बॉक्स कर लेंगे और लिखेंगे कि ये है हमारी होम्योस्टेटिक स्टेट। अब हमें होम्योस्टेटिक स्टेट ये है, यानी कि हमें यही स्टेट चाहिए हमारी बॉडी में, इसे ही मेंटेन करना है हमें, ठीक है। तो अब इसे कैसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो मान लो डिविएशन आई कि सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन बढ़ा हुआ है, हमारे सेंसर्स ने सेंस किया कि थायरॉक्सिन का सिक्रीशन बढ़ गया है। तो टीएसएच की सिक्रीशन कम करवा देंगे, हमारे कंट्रोल सेंटर एक ऐसा कमांड भेजेंगे कि टीएसएच कम सिक्रीट हो। अगर टीएसएच कम सिक्रीट होगा तो थायरॉक्सिन अपने आप कम हो जाएगा। थायरॉक्सिन जब सेंसर्स ने सेंस किया ज्यादा है तो कंट्रोल सेंटर को उसने भेजा सिग्नल कि थायरॉक्सिन बढ़ गया है। कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर को कमांड भेजा कि टीएसएच को कम करा दो। इफेक्टर ने टीएसएच कम करा दिया तो ऑटोमेटिकली थायरॉक्सिन कम हो गया। तो डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, जिससे कि वापस नॉर्मल लेवल ऑफ थायरॉक्सिन मेंटेन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारा जो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन है वो डिक्रीज हो गया है। तो जब सेंसर्स ने सेंस किया कि हमारा जो थायरॉक्सिन है वो कम है, तो उन्होंने जो है फिर से कमांड भेजी आगे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर ने बोला टीएसएच बढ़ा दो। टीएसएच बढ़ जाएगा तो अपने आप थायरॉक्सिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो स्टिमुलेशन हुई टीएसएच सिक्रीशन की, तो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इंक्रीज हो गई, ठीक है। इससे हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन हुआ। दूसरा एग्जांपल है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। हम रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस में हमारी बॉडी में पहले नॉर्मल वाटर कंटेंट, कोई डेविएशन नहीं है, तो नॉर्मल वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी होम्योस्टेटिक स्टेट, ठीक है। अब होम्योस्टेटिक स्टेट है ये, तो दो कंडीशन हो सकती हैं डेविएशन में, कि या तो वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाए या वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाए। अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है तो देर इज अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? एक तो हमें थर्स्ट रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, हमें प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे, उससे वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, विच विल इंक्रीज द वाटर कंटेंट। दूसरा, हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं हाइपोथैलेमस में वो भी स्टिमुलेट हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एडीएच का सिक्रीशन कराते हैं फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडीएच क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वो एटीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन कराते हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और उससे जो है हमारी एडीएच क्या करवाता है? एडीएच जो होता है वो किडनीज से वाटर रिटेंशन इंक्रीज कराता है, यानी किडनीज को बोलता है कि वाटर जो है वो सारा का सारा यूरिन में ना एक्सक्रीट कर दे, वाटर रिटेन करे। तो जैसे ही एडीएच सिक्रीट होगा वैसे ही जो है हमारा वाटर रिटेंशन जो होगा वो बढ़ जाएगा बाय किडनीज, जिससे फिर से हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट जो है वो इंक्रीज जाएगा। तो इन दोनों चीजों से वाटर कंटेंट इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज वाटर कंटेंट से जो है नॉर्मल वाटर कंटेंट पे आ गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वाटर कंटेंट इंक्रीज है तो हमें प्यास नहीं लगेगी, हम पानी नहीं पिएंगे, कम पानी पिएंगे। दूसरा, ऑस्मो रिसेप्टर्स भी स्टिमुलेट नहीं होंगे तो एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा। एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो बहुत सारा वाटर जो होगा वो यूरिन के अंदर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यूरिन के अंदर जाना शुरू कर देगा तो इससे जो है हमारा वाटर कंटेंट, जो वाटर रिटेंशन होगी बाई किडनीज, वो कम हो जाएगी, तो वाटर कंटेंट और डिक्रीज जाएगा। तो हमारा वाटर कंटेंट ज्यादा था
तो उससे हमने वाटर कंटेंट कम कर दिया ताकि नॉर्मल वाटर कंटेंट रिस्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक जो होता है, इट रिएक्ट्स टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन में जो चेंज है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देगा। यानी कि अगर एक्स चेंज हो रहा था तो अब ये डबल एक्स ट्रिपल एक्स कर देगा, यानी कि ये इंक्रीज कर देगा इंटेंसिटी। ये लेस कॉमनली दिखने को मिलता है बॉडी में। कहाँ कहाँ होता है ये? जैसे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ब्लड क्लॉटिंग, पार्चुरेशन रिफ्लेक्स, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ब्लड क्लॉटिंग तो वैसे ब्लड चैप्टर में पढ़ना है हमें पूरा, और पार्चुरेशन रिफ्लेक्स एंड मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है वो भी हमारे को जो CNS चैप्टर है उसमें पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें बस बेसिक समझ लो इस डायग्राम से कि जब बेबी निपल्स पे सकल करेगा, बेबीज निपल पे सकल करेगा, तो जो रिसेप्टर्स होंगे निपल पे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। रिसेप्टर्स जो होंगे निपल्स पे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। उससे जो सिग्नल होगा वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू चले जाएगा हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाने के बाद वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल आएगा दैट सकलिंग हो रही है निपल्स की, तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा। ऑक्सीटोसिन से मायोएपिथेलियल सेल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिससे कि मिल्क जो होगा वो बाहर आएगा, मिल्क इजेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? सकलिंग करी बेबी ने निपल्स की, जिससे रिसेप्टर्स जो है निपल में वो स्टिमुलेट हो गए, और उसकी वजह से जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाया, और ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुई मायोएपिथेलियल सेल्स की, जिससे मिल्क इजेक्शन हुआ। बेबी जितनी बार सकल करेगा उतनी बार ये चेंज एक्सेलरेट होगा, उतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। ऑपोजिट नहीं हो रहा है इसमें, इसमें वही चीज ज्यादा इंटेंसिटी से होने शुरू हो जाएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इट इज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेक्स्ट है पार्चुरेशन रिफ्लेक्स। पार्चुरेशन रिफ्लेक्स में जैसे ऑनसेट ऑफ लेबर हुआ, लेबर ऑनसेट हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई बस, तो वैसी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस हुई, तो यूटरस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फीटस जो है वो सर्विक्स की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। उससे सर्विक्स भी डायलेट हो जाएगा, जिससे फीटस थ्रू सर्विक्स मूव करना शुरू कर देगा। उससे जो है सर्विक्स में रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, जो कि अपनी इम्पल्सेस डिस्चार्ज करेंगे, जो इम्पल्सेस जाएंगी हाइपोथैलेमस में। रिसेप्टर स्टिमुलेटर्स स्टिमुलेट हुए सर्विक्स में, तो उससे जो इम्पल्सेस होंगी वो हाइपोथैलेमस में जाएंगी। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो और कॉन्ट्रैक्शन होगी यूटेरस में। तो ये देख रहे हो, अगर ये नेगेटिव फीडबैक होता तो यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए था, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पॉजिटिव फीडबैक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये साइकिल जो होगी कंटिन्यूअसली चलती जाएगी जब तक पार्चुरेशन हो नहीं जाता। ठीक है, अगर ये साइकिल नेगेटिव करा देती तो कभी पार्चुरेशन हो ही नहीं पाएगा, लेबर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग का। इसमें ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, एक्चुअली सबसे पहले होती है हमारे को टिश्यू इंजरी। टिश्यू इंजरी टिश्यू इंजरी की वजह से जो है ब्लड वेसल्स के अंदर इंजरी होती है और ब्लीडिंग होती है। तो उसकी जब ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग होती है या फिर इंजरी होती है तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये फिब्रिन जो है वो क्लॉट्स बना लेता है, और क्लॉट्स की वजह से जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब जो ये थ्रोम्बिन यहाँ पे बना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना, जिसने जिसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। ये थ्रोम्बिन जो होता है ये वापस जाके स्टिमुलेट करता है रिसेप्टर्स को कि आप प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और बनाओ, ताकि और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में ही कन्वर्ट हो पाए। तो जैसे जैसे थ्रोम्बिन बढ़ता जाता है वो और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बढ़वाता है, ताकि और ज्यादा थ्रोम्बिन बने, ताकि और फिब्रिन बने और क्लॉट फॉर्मेशन हो सके। तो क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी जो है हमें यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है। बाकी डिटेल में हम ब्लड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, कोई भी डिविएशन जो होने वाली होती है उसको ये पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता है, यानी पहले से ही जो है ना लाइक अ सिक्स्थ सेंस पता कर लेती है हमारी बॉडी कि ये होने वाला है, हमारी बॉडी में ये चेंज होने वाला है, वो डिविएशन एंटिसिपेट कर लेती है पहले से ही। ठीक है, और उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शन ले लेती है ताकि वो डिस्टर्बेंस अवॉइड की जा सके। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है ना कि साइक्लोन आने वाला है,
राइट। तो उससे पहले ही तैयारी कर ली जाती है कि साइक्लोन से हम जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह से कोई डिविएशन होने वाला है उसे हमारी बॉडी पहले ही एंटिसिपेट कर लेती है और उस तरह से अपनी बॉडी को तैयार कर लेती है ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एक तो प्री एडेप्शन बिफोर ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज सच एज चेंज इन सीरियस इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले जब हम थोड़ा वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करेंगे, तो उस टाइम पे हमारी जो बॉडी होती है उसमें हमारी बॉडी में जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट होता है वो उस टाइम पे रेडी हो जाता है। ठीक है ना? बिफोर द ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज सीरियस रेडी हो जाता है ताकि जो है हमारी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करे। अब उसका हार्ट रेट पहले ही बढ़ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब एक्सरसाइज होगी, तो ऑक्सीजन लेवल्स बॉडी में डिक्रीज ना हो जाए, टिश्यूज के लिए डिक्रीज ना हो जाए, तो पहले से ही हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, secretion of gastric juice and salivary secretion even before food enters the mouth। फूड को प्लेट में देखते ही जो है हमारे गैस्ट्रिक जूसेस और सलाइवरी सिक्रीशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता होता है दैट नाउ वी आर गोइंग टू ईट द फूड इज गोइंग टू कम इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारी बॉडी को जो है पहले से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए वो पहले से ही हमारे अंदर गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन और सलाइवरी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। तीसरा, इंक्रीज इन एलएच प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होती है? ओव्यूलेशन होती है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो उस टाइम पे आता है एलएच सर्ज। ठीक है, एलएच सर्ज यानी हाईएस्ट एलएच जो है 14th डे होगा, लेकिन एलएच बढ़ना कब शुरू हो जाता है? एलएच बढ़ना 11-12 दिन से ही शुरू हो जाता है, 11th या 12th डे से। वो बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है कि ओव्यूलेशन होने वाली है, और 14 डे पे एकदम से एलएच बहुत बढ़ता है। तो और जो है वो हमारे ओव्यूलेशन हो जाती है। तो एलएच सर्ज से पहले ही एलएच राइज हो जाता है। एलएच मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो एलएच राइज हो जाता है 11th या 12th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही, ताकि 14th डे जब ओव्यूलेशन हो तो एकदम से बहुत ज्यादा स्पाइक ना है एलएच। ठीक है। फोर्थ फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ के प्लस लेवल्स आफ्टर अ पोटेशियम रिच डाइट। जब हम पोटेशियम रिच डाइट खाए, हमने कोई ऐसी डाइट हमने खाना खाया जो जिसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम था, तो जैसे ही वो खाना जो है अंदर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर करेगा, वैसे ही जो है रीनल एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। हमारे गट में जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो पोटेशियम सेंस कर लेंगे, और हमारा रीनल एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा और मसल अपटेक ऑफ पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा। तो पोटेशियम को जो है हम यूरिन के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देंगे ज्यादा, और मसल्स जो होंगी वो ज्यादा पोटेशियम यूज करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले से उन्हें पता चल जाएगा कि पोटेशियम बॉडी में अब ज्यादा हो गया है। तो ताकि बहुत एक्सेस पोटेशियम ना हो जाए बॉडी में, पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करने के लिए पहले से जो प्रेजेंट पोटेशियम है उसका या तो अपटेक कर लेते हैं या उसको एक्सक्रीट कर देंगे। ठीक है, ये तीन कंट्रोल सिस्टम्स थे हमारे। अब है होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस। होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस का मतलब कि हमारी बॉडी में कब होम्योस्टेसिस यानी कि कब हमारी बॉडी में जो नॉर्मल बॉडी इन्वायरमेंट है वो मेंटेन ना हो, उसमें इम्बैलेंस। ठीक है, तो उसके कॉमन कॉजेज क्या है? स्ट्रेस, ऑल्टर्ड ईटिंग हैबिट्स, अल्कोहल, स्लीपलेसनेस, ओवर एक्सरसाइज, लैक ऑफ वाटर इनटेक यानी डिहाइड्रेशन, हाइपोक्सिया, लॉन्ग टर्म इलनेस, जेनेटिक म्यूटेशन, एजिंग, ये कॉमन कॉजेज हैं। और होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस से हो क्या क्या सकता है? एसिडोसिस, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, गाउट इन्फेक्शन एंड डिसीज कॉज्ड बाय टॉक्सिन। ये लिस्ट है, इसे बस रीड कर लेना, ये पूछते नहीं है वो लोग ज्यादा। इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही है। एंड इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके तीनों फीडबैक सिस्टम्स हैं, उसमें भी नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीड फॉरवर्ड वो कभी कभी पूछ लेते हैं, सो स्टिल आपको पता होना चाहिए। बाकी होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, होम्योस्टेसिस में इंटरनल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, कॉम्पोनेंट्स क्या है होम्योस्टेसिस के, ये पता होगा तो आपका बाकी का पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा अगर आपको ये मैकेनिज्म पता है, सेंसर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर वाला। तो ये चार्ट अच्छे से कर लेना। और फिर बाकी ये तीनों फीडबैक मैकेनिज्म्स विद देयर एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स को डिटेल में रटना नहीं है, बस ये चार्ट पढ़ के जाना है। ये चार्ट से ही एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड दैट्स इट फॉर दिस यूनिट। ये यूनिट यहाँ पे खत्म होती है। इस यूनिट में हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, एंड उसके बाद हमने सेल ऑर्गेनेलीज देखे, सेल जंक्शंस देखे। ठीक है, फिर पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छे से अलग वीडियोस बनाई हैं, वो देखना।
एंड ये लास्ट टॉपिक था होम्योस्टैसिस सेल फिजियोलॉजी का. नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी. Okay, so thank you so much for this, for watching this video, and please do like, subscribe, and share. Okay, bye.